देखो वो जिंदा है, देखो वो आ गया। चलिए, कैसे हो सारे? उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। काफी दिनों बाद आपको मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ, एक दो मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भैया जिंदा हो कि नहीं, आए क्या? ठीक है भाई। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल का जो सबसे पहला टॉपिक है, भौतिक प्रदेश। ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी इजी बातें हैं, बस ध्यान से सुननी है आपको बातों को। राजस्थान का अगर पूरा ज्योग्राफिकल एरिया अपन देखें तो क्या पूरा राजस्थान एक जैसा दिखाई देता है? क्या नहीं दिखाई देता। कहीं आपको रेगिस्तान दिखाई देता है, कहीं आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कहीं आपको पठार दिखाई देते हैं और कहीं आपको मैदान दिखाई देते हैं। तो आपको जो राजस्थान है उसके अंदर आपको अलग अलग प्रदेश दिखाई देते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसके अंदर अपन मेजरली क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, पहले वो अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ बेसिक जो आपकी टर्म्स हैं, शब्दावली है, वो अपन पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। जैसे मरु क्या है, मेरू क्या है ना, वो अपन पढ़ेंगे। माल क्या है। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे तो अपन चले जाएंगे, फिर अपन मरुस्थल की बात करेंगे, है ना, जिसके अंदर अपन थार की बात करने वाले हैं, थार रेगिस्तान की बात करने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे किसकी, आपकी अरावली की बात करेंगे, जो एक अलग बड़ा पार्ट होगा। अरावली के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बातों को और समझिएगा, मजा आएगा। आइए एक चीजों को समझते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो राजस्थान की कुछ भौगोलिक जो प्रदेश है उनके बारे में अपन बात करें तो जो बेसिक जो शब्दावली है, जो आपके वर्गीकरण है, वो है मरु, मेरू और माल। मरु का मतलब क्या है? मरुभूमि, मरुस्थली, या फिर कह दो रेगिस्तान, ठीक है। तो मरुभूमि कह लो, मरुस्थली कह लो, रेगिस्तान, मरुस्थल, ये सारा किस में आ जाएगा? मरु वाले में आ जाएगा। भैया मेरू का मतलब क्या है? तो मैंने कहा जो पहाड़ी क्षेत्र है ना उसको मेरू के अंदर है। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र, क्या कहेंगे? पर मेरू कहेंगे। माल, माल का मतलब है कि ज्वालामुखी या फिर लावा का जो आपका ज्वालामुखी का जो लावा है उससे निर्मित जो आपका प्रदेश है, ज्वालामुखी से जो लावा निकला और उससे जो आपका बना हुआ है उसको अपन माल कहेंगे, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? पठार कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको तीन शब्दावली ध्यान में रखनी है मेरे भाई, मरु, मेरू, माल, ठीक है। अच्छा, अब ये भौतिक जो अपने प्रदेश है इनका वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने क्या किया? अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहले जो करते हैं वीसी मिश्रा साहब, ठीक है। 1968 की बात है। 1968 में वीसी मिश्रा जो है उन्होंने जो है इसको वर्गीकृत किया। उसके बाद में 1968 के अंदर ही ए के सेन साहब जो है उन्होंने भी अटेम्प्ट किया कि राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है उसको वर्गीकृत करने का, मतलब जाहिर सी बात है राजस्थान को वर्गीकृत करने का भौगोलिक रूप से। उसके बाद में 1971 की बात करें तो यहां पर रामलोचन सिंह जो है उन्होंने क्या किया? अटेम्प्ट किया। तो तीन आपको नाम बेसिकली ध्यान में रखने हैं, वीसी मिश्रा 1968, ए के सेन 1968 और फिर है रामलोचन सिंह 1971। इन्होंने तीन मुख्य भाग बताए, चार उपभाग बताए और 12 लघु प्रदेश बताए। बस इतना ही ध्यान में रखना है। रामलोचन सिंह जी जो है इनके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि 1971 में इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण करने की कोशिश करी और उसके अलावा इन्होंने क्या है? तीन तो मुख्य भाग बताए, चार उपभाग बताए और 12 लघु प्रदेश बताए। दैट्स इट। अच्छा, अब अपन आते हैं कि जो मिश्रा साहब है उनके मॉडल पे आते हैं, वो लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो मिश्रा जी जो है उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है सात आपके क्या बताए? इनको सात भागों में विभाजित किया। राजस्थान को क्या है? सात भागों में विभाजित किया। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, राजस्थान के अंदर पश्चिम में जैसलमेर वाला जो एरिया है ये, ठीक है। तो पश्चिमी जो राजस्थान है वो क्या है आपका? शुष्क क्षेत्र। फिर आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन, ठीक है। नहरी क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़ चले जाएंगे। फिर आपका अरावली क्षेत्र आ जाएगा। फिर पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र और चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको सात भागों के अंदर क्या है? राजस्थान को विभाजित किया। किसने किया? वीसी मिश्रा ने। किसने किया? वीसी मिश्रा ने सात भागों के अंदर क्या है? राजस्थान को सबसे पहले क्या किया? वर्गीकृत किया। मेरे साथ साथ बोलोगे कौन कौन सा? पहला कौन सा है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। फिर अपन बात करें अर्ध शुष्क क्षेत्र, शुष्क है तो अर्ध शुष्क। उसके बाद में नहरी क्षेत्र, उसके बाद जाए तो अरावली प्रदेश, उसके बाद पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, फिर बात करें तो दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र, फिर बात करें अपन तो चंबल बीहड़ क्षेत्र। सात याद हो गए।
एक बार अपन वापस बोल लेंगे तो मैंने कहा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, फिर बात करें तो अर्ध शुष्क क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, उसके बाद में आपका पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, फिर आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र, और फिर आ जाएगा आपका चंबल बीड़ क्षेत्र। ठीक बात है। तो ये आपके 7 क्या है, भाग है, जिनके अंदर वीसी मिश्रा साहब ने 1968 के अंदर 1968 के अंदर क्या किया, विभाजित किया। अच्छा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने वाले वीसी मिश्रा जी थे। ठीक है, इन्होंने राजस्थान के कुल 7 भागों में विभाजित किया। ठीक है भैया, चीजें याद हो गई हमें। अब तक हमें ये समझ में आ गया कि भाई राजस्थान जो है उसको अपन बेसिक शब्दावली देखें तो मरु, मेरु और आपके माल में डिवाइड कर देंगे। मरु के अंदर आ जाएगा आपका मरुस्थल वाला भाग, उसके मेरु के अंदर पर्वतीय और आपका पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा, और माल के अंदर ज्वालामुखी से लावा जो निकला उससे निर्मित जो है पठार, वो आपका माल के अंदर आ जाएगा। 3 व्यक्तियों के नाम बताइए भैया आपने हमें। वीसी मिश्रा 1968, AK सेन 1968, और 1971 के अंदर आपने रामलोचन सिंह जी का नाम बताया। रामलोचन सिंह जी ने यहाँ पर 3 क्या बताया, आपके भाग बताए, 4 उपभाग बताए और 12 आपके प्रदेश बता दिए। फिर अपन ने बात करी, किसकी बात करी, वीसी मिश्रा साहब की बात करी। वीसी मिश्रा जी जो है उन्होंने 7 राजस्थान को सबसे पहले 7 भागों में क्या किया, आपका वर्गीकृत किया था। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए, अब राजस्थान का भूगोल जब अपन देख रहे हैं तो प्रमुख भौतिक प्रदेशों का अपन वर्गीकरण कर रहे हैं कि मरुस्थल में क्या है, अरावली मैदान, इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या, आपकी जो मृदा है वो कैसी है, जलवायु कैसा है। सबसे पहले अपन मरुस्थल वाले एरिया में अगर चले जाएं तो मरुस्थल में अगर मैं जाऊं तो यहां पर क्षेत्रफल है, परसेंटेज में देख रहे हैं तो 61.11%, मतलब 11%, 61.11% क्या है आपका मरुस्थल का आपका क्षेत्रफल है। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या घनत्व अगर अपन देखें तो आपका 40% है। पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 40%। भाई एरिया ज्यादा है और जनसंख्या कम है, जाहिर सी बात है मरुस्थल के अंदर कौन रहना चाहेगा। भाई आप ये बताओ कहां रहना चाहो पसंद करोगे, जहां पानी कम है वहां रहना पसंद करोगे, जहां पर आपको संसाधन कम मिले वहां रहना पसंद करोगे, या फिर हर चीज की अवेलेबिलिटी जहां पर वहां रहना पसंद करोगे। भैया जहां पर अवेलेबिलिटी सब चीज की है वहां पर हम रहना पसंद करेंगे। इसीलिए आप देख रहे हो कि एरिया ज्यादा है मरुस्थल वाला और यहां पर जनसंख्या कम है। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करें जमीन आपकी मृदा कैसी है तो आपको सबको पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो भी पता रहेगा कि भाई आपका रेगिस्तान मरुस्थल वाला एरिया तो वहां पर बलुई रेतीली मिट्टी रहेगी। अच्छा, जलवायु कैसा है, शुष्क या फिर अर्ध शुष्क, जाहिर सी बात है भाई अगर मरुस्थल की बात हो रही है तो वहां पर बरसात थोड़ी होगी, शुष्क या फिर अर्ध शुष्क जलवायु रहेगा। अरावली पे आ जाते हैं अपन, तो अरावली वाले पे देखो आप, क्षेत्रफल कितना है, 9% ही क्षेत्रफल है राजस्थान का। 9% हिस्सा ही राजस्थान का टोटल जो आपका एरिया है उसका 9% ही क्या है, आपके अरावली, 9% में ही अरावली है। और आप देख रहे हो यहाँ पर 10% क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, 10%। तो कंपैरिजन में देखें अपन, तो दोनों के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, जमीन के अकॉर्डिंग अपन देखें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है। अच्छा, जमीन कैसी है, यहाँ पर मृदा कैसी है, तो मैंने कहा पर्वतीय वनीय मिट्टी है। ठीक है, और आपकी उप आर्द्र जलवायु है। अब जलवायु अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उप आर्द्र जलवायु कहां पर है, अरावली में। अच्छा, मैदान पे अपन आए तो सबसे ज्यादा आपको लोग यही मिलेंगे आपको मैदानी इलाके में। तो यहां पर देखो मैदान की बात करें तो यहां पर क्षेत्रफल आपका 23% है। राजस्थान का जितना भी आपका क्षेत्रफल है, एरिया जो है उसका 23% क्या है, मैदान है, मैदानी एरिया है। इसमें लोग कितने हैं, तो पॉपुलेशन देखो आप 39%। तो यहां पर आपको अधिकतम जो आपकी डेंसिटी है ना, पॉपुलेशन की घनत्व जो है परसेंटेज में देखें अपन, तो यहां पर सबसे ज्यादा अधिक है मैदान में। आप देखो यहां पर मृदा की बात करें, सोइल की बात करें, तो मैंने कहा यहां पर दोमट या फिर जलोढ़ मिट्टी है, और जलवायु कैसा है, आर्द्र जलवायु है। यहां पर बात करें अपन हाड़ौती पठार की बात करें तो यहां पर क्षेत्रफल है 6.89%, और यहां पर अगर अपन जनसंख्या की बात करें तो लगभग 12% आपकी क्या है, 11% के आसपास क्या है आपकी जनसंख्या है। अच्छा, और बात करें मिट्टी, तो मिट्टी आपकी काली रेगुर मिट्टी है, और आपकी जो जलवायु है वो अति आर्द्र है। हमें यहां से चीजें याद हो गई हैं, क्या याद हुआ, मेरे साथ साथ में बोल लोगे एक बार। मैंने कहा अपन देख रहे हैं पर जो आपका राजस्थान जो है इसके प्रमुख भौतिक प्रदेश का अपन वर्गीकरण देख रहे हैं। सबसे पहले बात करिए अपन ने मरुस्थल की बात करी भैया, मैंने कहा मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका क्षेत्रफल कितना बताया मैंने, 61.11% बताया मैंने कहा जनसंख्या
40%। फिर मैंने कहा मिट्टी, बोला बलुई रेतीली मिट्टी। फिर मैंने कहा यहाँ पर आपकी जलवायु कैसी, भैया शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु रहेगी। फिर मैंने कहा अगला आजा अरावली। अरावली का आपका जो है क्षेत्रफल कितना, मैंने कहा 9%। आपके जनसंख्या कितनी, 10%। फिर मैंने कहा यहाँ पर मिट्टी कैसी है, मिट्टी आपकी पर्वतीय या फिर आपकी पर्वतीय या फिर कैसी है, वनीय मिट्टी रहेगी। फिर मैंने कहा यहाँ पर आपकी जलवायु कैसी, तो भैया उप आर्द्र जलवायु रहेगी। फिर मैंने कहा आपकी अगली चली जाए तो मैदानी भाग में चलते हैं अपन, तो मैदानी भाग की आपकी जो क्षेत्रफल है वो कितना, भैया 23%। लोग कितने, जनसंख्या कितनी, भैया 39%। फिर मैंने कहा यहाँ पर आपकी मिट्टी कैसी, तो भैया वो आपकी दोमट या फिर जलोढ़ मिट्टी है। फिर मैंने कहा यहाँ पर जलवायु कैसी, भैया वो आर्द्र जलवायु है। फिर अपन ने बात करी अगला आपकी हाड़ौती वाला पठारी, ठीक है। तो मैंने कहा हाड़ौती पठार की बात करें तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितना, भैया 6.89% है। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी, भैया 11% है। फिर मैंने कहा यहाँ पर आप मेरे को ये बता देते हूँ जल्दी से, मिट्टी बता दे कैसी है, तो भैया यहाँ पर आपकी रेगुर मिट्टी है। फिर मैंने कहा कि आपकी जलवायु कैसी है, तो भैया वो अति आर्द्र जलवायु है। खत्म। तो यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु, काली रेगुर मिट्टी। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन, भौतिक प्रदेश का कुछ विस्तृत विभाजन अपन को देखना है, आइए देखते हैं। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, इधर अपन बात करेंगे कौन कौन आ जाएगा, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। 4 भागों में अपन ने राजस्थान को बांटने की कोशिश करी है। क्या क्या बांटने की कोशिश करी है, पश्चिमी आपका रेतीला प्रदेश, अब इसमें कौन कौन आएगा वो अपन आगे बात करेंगे। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली, फिर आपका आ जाएगा कौन सा, पूर्वी मैदानी, फिर आपका दक्षिण पूर्वी पठारी। इधर आओ, रेतीला प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर 2 आ जाएंगे, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क प्रदेश की बात करें तो यहां पर क्या बनेंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। भैया बालू का स्तूप क्या होते हैं पहले तो वो बता दो हमें। मैंने कहा बालू का स्तूप है आपके, अरे रेत के टीले देखे हैं, टिब्बे, टिब्बे टिल्ले दोरे, ये क्या है, स्तूप कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, स्तूप कहते हैं। अच्छा, तो रेत के टिल्ले टिब्बे दोरे, ये जिनके जहां पर होंगे उनको कह देंगे अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और जहां टिब्बे टीले दोरे नहीं होंगे, सिर्फ रेगिस्तान होगा, वहां पर कह देंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जहां नहीं होंगे वो मुक्त प्रदेश हो जाएंगे, जहां होंगे वो युक्त प्रदेश हो जाएंगे। तो आपका जो रेतीला प्रदेश जो है, इसको मेरे भाई अपन 2 भागों में बांटेंगे, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के अंदर आ जाएगा तेरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। वहीं मैं बात करूं अर्ध शुष्क प्रदेश की, अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, उसके अलावा आपका नागौरी उपभूमि, उसके अलावा आ जाएगा आपका लूणी बेसिन। ठीक है, इधर अपन बात करें अरावली के अंदर तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली आ जाएगा। फिर बात करें अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो यहां पर माही बेसिन, बनास बेसिन, वाणगंगा और चंबल बेसिन। दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश की बात करें तो विंध्यन और उसके अलावा हाड़ौती। ठीक है, ये आपको अब यहां पर ध्यान रखना। 1 सेकेंड, चलिए अब बात करें अपन, यहां पर देखिए राज्य का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, यहां पर पता लगी गया अपन को। भाई इन सब में से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो भाई मरुस्थल है ना। अरे 61.11% क्या है आपका क्षेत्रफल है, किसके पास में, मरुस्थल के पास में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया, मरुस्थल हो गया, खत्म हो गई कहानी, है ना। तो राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, मरुस्थल। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है जो पूर्वी मैदान में पाई जाती है, देख लिया अभी अपन ने, जलोढ़ मिट्टी जो आपकी, ये देखो उपजाऊ है सबसे ज्यादा। उसके अलावा अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो अरावली सबसे प्राचीन है। ये थोड़ा दिन पहले अरावली वाला मुद्दा उठा, तब भी कई सारी बातें चल रही थी। जलवायु पश्चिम में शुष्क व पूर्व दक्षिण में अति आर्द्र है। अब हम देख रहे हैं कि जलवायु यहाँ पश्चिम में, मरुस्थल कहां पर है आपके, राजस्थान के पश्चिम में आपके क्या है, मरुस्थल है, तो वहां पर देख रहे हैं अपन शुष्क है, और पूर्वी तरफ आते आते क्या है आपका अति आर्द्र हो जाती है जलवायु। ये अपन ने यहाँ पर नोटिस करी है, ये इस बॉक्स में यहाँ पर अलग सी चीजें लिख दी गई हैं। अच्छा आगे बढ़े अपन, थार की बात करते हैं अभी अपन। अब क्या किसकी बात करेंगे, मरुस्थल की बात करनी है। ये अपन बेसिक जो चीजें हैं वो अपन समझ चुके हैं। अब इनको बात करनी किसकी, मरुस्थल की बात करनी है। और मरुस्थल की जब बात आती है तो थार की बात करनी जरूरी होती है। भाई गड्डी की बात करेंगे, थार की नहीं, गड्डी की बात नहीं करनी, थार मरुस्थल की बात करनी है। या थार मरुस्थल जो है ना वो 2 देशों के अंदर है। ठीक है, पूरा जो थार रेगिस्तान है वो 2 देशों के अंदर है, भारत और आपका पाकिस्तान। आपका पाकिस्तान नहीं, मतलब पाकिस्तान,
जो भी विदेश है उसके अंदर, है ना। तो भारत अपना और पाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों के अंदर आपका क्या है, थार है जो है वो फैला हुआ है। मैक्सिमम जो पार्ट है थार का वो आपका भारत के अंदर ही है, और भारत के अंदर भी मैक्सिमम कहां पर है, वो राजस्थान में ही है। तो यहां पर बात करें अपन, तो पाकिस्तान थार का जो आपका मरुस्थल है वो पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में क्या है, विस्तृत है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये राजस्थान का हिस्सा है, कुछ गुजरात का भी है, कुछ थोड़ा हरियाणा का भी लगता है, थोड़ा सा पंजाब का भी लगता है, और ये आपका पाकिस्तान के अंदर भी है। अब यहाँ पर ये भैया चोलिस्तान का मतलब क्या है, मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा सा गलत मार्क कर रखा है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं ना। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहा जाता है, ठीक है भैया। तो पाकिस्तान में थार का कितना हिस्सा है, 15%, और भारत के अंदर कितना, 85% है। थार को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहा जाता है, 15% ही है, अपने पास 85% है। भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से थार है, मतलब आपका 85% भारत में है, और भारत में भी ज्यादा कहां पर है, राजस्थान के अंदर ही प्रमुख है। बाकी थोड़ा गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी हल्का हल्का है। अच्छा, थार मरुस्थल का अगर अपन वर्गीकरण देखें तो एक है आपका शुष्क रेतीला मरुस्थल और एक है आपका अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल, ठीक है। शुष्क मतलब शुष्क है, कंप्लीट शुष्क है। अर्ध अर्ध शुष्क का मतलब क्या है कि मतलब पूरा शुष्क नहीं है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। अच्छा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जहां पर टीले टिब्बे दोहरे नहीं होंगे वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जैसे आप यहाँ पर देखो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रही है, इस डायग्राम में आप देखोगे तो रेगिस्तान बिल्कुल आपको चपटा दिखाई दे रहा है, फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो ये आपका 41.50% क्या है, ये वाला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और आपका 58.50 क्या है, ये आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। यहां पर आप देखोगे इसके अंदर आपको टिब्बे दोहरे टीले देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश की बात करें तो यहां पर आपके 4 प्रदेश हैं जी। अर्धशुष्क रेतीला में घग्गर प्रदेश, शेखावाटी, नागौरी और गोडवाड़, ठीक है, ध्यान में रखने चारों। आगे बढ़ेंगे। अब आप भैया मरुस्थलीय क्षेत्र के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे अपन कोई भी चीज आजकल लेके आ रहे हैं तो क्या क्या फीचर है, कोई ऐप है तो उसमें क्या क्या फीचर है, ठीक है, मोबाइल है उसमें क्या क्या फीचर है, तो क्या क्या फीचर्स है वो फीचर्स देखने हैं। तो आपके एक मरुस्थल क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखें भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिक एक्सटेंट की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है आपके मरुस्थलीय क्षेत्र का, कुल क्षेत्रफल कितना है भैया, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था 61.11% या फिर 11%, मैंने कहा बताया था वो परसेंट में था। अब मैं आपको नंबर्स में बता रहा हूं, दोनों याद रखने कि मरुस्थल कितने परसेंटेज है, क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, और उसके अलावा आपका नंबर भी याद रखना है, 2,33,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपका इतने कुल एरिया के अंदर आपका मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है। राजस्थान में क्षेत्रफल की बात करें अपन, ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल ये हो गया। राजस्थान में बात करें अपन तो वो हो जाएगा आपका 1,75,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, लगभग आपका 2/3, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया और ये आपका राजस्थान में हो गया। अच्छा, क्षेत्रफल प्रतिशत में अपन देखें तो आपका 61.11 अभी आपको बताया था मैंने। लंबाई कितनी है तो 640 किलोमीटर लंबाई है थार की। चौड़ाई कितनी है तो 300 किलोमीटर चौड़ा भी है थार मरुस्थल। इधर आइए जनसंख्या पे देख लें, 40%। जनसंख्या घनत्व है 103, ठीक है, और यहां पर 103 पर स्क्वायर किलोमीटर। जिलों की संख्या कितनी है, लगभग 16 जिले आपके इसके अंदर आते हैं, मरुस्थल वाले एरिया में कितने आते हैं, लगभग 16 जिले इसके अंदर आते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आप कुछ फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, पर मरुस्थल के कुछ फिजिकल फीचर्स आइए देखते हैं। जैसे आपके जलवायु भी अपन ने देखा, शुष्क जलवायु है, ठीक है। तापमान अपन ने देखा तो यहाँ पर आपको सर्दियों के अंदर माइनस में टेम्परेचर भी जाता है और गर्मियों के अंदर तो 50 से ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो आपका -0.3 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 49 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। औसत ऊंचाई कितनी है तो 200 से 300 मीटर आपकी ऊंचाई है। एवरेज आप इसकी 150 मीटर भी लिख लीजिएगा, ठीक है, एवरेज ऊंचाई। ढलान की बात करें तो ढलान कैसी है, तो मैंने कहा मरुस्थल के अंदर ढलान कैसे दिखेंगे भैया, पानी डाल के देख लेंगे भैया, पानी कैसे डालेंगे, पानी तो मिट्टी में चला जाएगा। मैंने कहा ढलान देखने के लिए अपन वहां जो भी नदी है उसका बहाव किस तरफ है उससे अपन ढलान पता लगाते हैं। तो आपके रेगिस्तान में जो आपकी नदी है वो लूणी नदी है, और लूणी नदी का जो प्रवाह है, जो ढलान है वो किस तरफ है, वो है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि भैया आपके मरुस्थल के जो ढलान
ढलान वो किस तरफ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्योंकि लूनी नदी इस तरफ जा रही है। अच्छा, प्रमुख जो मिट्टी है वो आपकी रेतीली बलुई मिट्टी होगी, जाहिर सी बात है रेगिस्तान के अंदर। और प्रमुख नदी लूनी नदी है। और वनस्पति की बात करें, जो आपके पेड़ पौधे या फिर जो आपकी वनस्पति उगती है कहां पर, मरुस्थल के अंदर, उसको क्या कहते हैं अपन, जीरोफाइट कहा जाता है। वनस्पति वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जीरोफाइट या फिर मरु उद्भिद कहा जाता है। क्या कहते हैं, मरु उद्भिद या फिर उनको जीरोफाइट कहा जाता है। ये मेरे ख्याल से एक बार चीजें आपको ध्यान में आई होंगी। तो अपने डेजर्ट रीजन की बात करी अपन ने, तो डेजर्ट रीजन के अंदर पहले तो कुल क्षेत्रफल देख लिया अपन ने, फिर अपन ने देखा कि आपका घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, फिर अपन ने कुछ उसके भौतिक विशेषताएं देखी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मरुस्थल के अलग अलग प्रकार हैं, उनके बारे में देख लेते हैं अपन। तो पहला प्रकार है आपका इर्ग, ठीक है। ये क्या है, आपका शुद्ध रेतीला मरुस्थल है, शुद्ध बिल्कुल प्योर, ठीक है। आइए, तो प्योर सैंडी डेजर्ट है, आपको इस डायग्राम में हल्का हल्का दिख भी रहा होगा। फिर आपका रेग, ये मिश्रित मरुस्थल होता है, ठीक है। फिर है आपका हमाद, ये आपका चट्टानी मरुस्थल है। अब आप समझ गए होंगे, ये आपका इर्ग जो है ये क्या है, आपका शुद्ध रेतीला मरुस्थल, मतलब इसके अंदर रेत ही रेत मिलेगी। वही मैं बात करूं आपके रेग के अंदर, इसके अंदर आपको ये मिश्रित मरुस्थल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको चट्टाने और रेत दोनों का मिक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा। और वही मैं बात करूं हमाद, ये चट्टानी मरुस्थल है, यहां पर आपको चट्टाने देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा, शुष्क रेतीला मरुस्थल की अगर अपन बात करें, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो शुष्क रेतीला मरुस्थल अभी अपन ने देखा कि ये दो प्रकार का हो सकता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या फिर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त कितना होता है भैया, 41.50 होता है, 41.50% है। और आपका बालू का युक्त जो आपका मरुस्थल है वो कितना है, वो आपका कितना हो जाएगा, 58.50%, ठीक है। मैंने कहा यहां पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर आपके कोई टिब्बे टीले नहीं होंगे, तो क्या होंगे, यहां पर पथरीला चट्टानी मरुस्थल होता है। ये कैसा आता है, आपका पथरीला चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी होंगी, पत्थर होंगे यहाँ पर, है ना। हमाद, रेग, लाठी सीरीज यहाँ पर देखने मिलेगी। भैया ये लाठी सीरीज क्या है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात अगर अपन करें, तो जहां पर आपके टिब्बे टीले आपके धोरे होंगे, वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, 58.50% है। यहाँ पर इर्ग आ जाएगा, अभी अपन ने बात करी उसकी, है ना। विस्तृत रेतीला मरुस्थल है। अनुदर्दीय बालू का स्तूप, अभी क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इनकी। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये भी बात करेंगे। बरखान, ठीक है, या फिर बस्थान। उसके अलावा विभिन्न बालू का स्तूप का आपका पलाया झीलें, इसकी बात करने वाले अपन। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आएंगे, और जबकि ये वाली बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर आती है। आइए, शुष्क रेतीला अब मरुस्थल अपन देख ही रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। तो यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। मुक्त मतलब यहाँ पर टिब्बे टीले नहीं है। कितना है जी, ये कई बार देख चुके हैं, 41.50%। पथरीला मरुस्थल है ये, है ना। क्या है आपका, पथरीला मरुस्थल है, मतलब पत्थर है इसके अंदर। अगर तो पता पहाड़, पहाड़ नहीं है, पत्थर है, मतलब, है ना। चट्टानी मरुस्थल है, चट्टान है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हमाद, हमाद का मतलब मैं आपको बता दें, चट्टानी, विस्तृत चट्टानी पठारी भाग है। रेग, रेग का मतलब है कंकरीला मरुस्थल, है ना। अरे कहाँ करा पड़ेंगे, ठीक है, समझ ले। भूवैज्ञानिक संरचना, अब यहाँ पर लाठी सीरीज क्या है, ये अभी आ रही है लाठी सीरीज, इसकी अपन विस्तृत बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। उसके अलावा जल भरत मीठे पानी की पट्टी, है ना। अब ये क्या है तो समझते हैं इसको थोड़ी देर में। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस साइड में अपन जाते हैं, ये आपका पश्चिमी भाग है, इस साइड में आपकी वर्षा कम है, और यहाँ पर आपकी जो है वर्षा, ये वाली जो पट्टी है ना, ये वाली जो पट्टी है, ठीक है, इसके इधर वाली साइड में वर्षा ज्यादा है, उधर वाली साइड में वर्षा कम है, ठीक है। ये अब आ जाते हैं अपन लाठी सीरीज। अब ये लाठी सीरीज है क्या भैया, कुछ भी नहीं है, कोई लाठी नहीं है। मैंने कहा कि लाठी के जैसे एक लंबी पट्टी है, लाठी के जैसे एक लंबी पट्टी है, जो देखो यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार की एक पट्टी है, इस प्रकार की पट्टी है। इस पट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है। भैया किस चीज की पट्टी है, मैंने कहा ये एक चट्टानों की पट्टी है। कौन से चट्टान, अवसादी चट्टानों की पट्टी है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है जिनको अंग्रेजी में। अभी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये आपने अगर कभी साइंस पढ़ी है तो उस वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, और छोटी क्लासों में एसएसटी पढ़ी है आपने, है ना, सामाजिक विज्ञान वगैरह पढ़ी, उसमें भी आपने पढ़ा होगा।
लाठी सीरीज के अंदर ये जो चट्टानों की पट्टी है, कौन सी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं। और जो आपके जीवाश्म वगैरह मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? अवसादी चट्टानों के अंदर ही मिलते हैं। अवसादी चट्टानों के अंदर जगह होती है तो वहीं क्या है, आपको क्या मिलते हैं? आपके जीवाश्म वगैरह, जिनको अंग्रेजी में फोसिल्स कहते हैं। कि भाई डायनासोर का आपका जीवाश्म मिल गया, फलाने इस जीव का जीवाश्म मिल गया, वो कहां मिलते हैं? वो अवसादी चट्टानों के अंदर ही मिलते हैं। तो ये जो अवसादी चट्टान है, ये इन अवसादी चट्टानों की एक पट्टी है, इसी लाठी सीरीज कहा जाता है। और इस लाठी सीरीज की जो अवसादी चट्टाने हैं, इनके अंदर है पानी। क्या है? पानी, जल है इनके अंदर। ठीक है, तो ये लाठी सीरीज है, अभी बात करेंगे इसकी। तो पाकिस्तान देश के सहारे जैसलमेर जिले की अवसादी चट्टानों का एक विस्तृत भूगर्भिक आपका क्षेत्र है ना, ये आपके राजस्थान में है। पोखरण मोहनगढ़, ये लाठी सीरीज की पट्टी की जो लंबाई है वो आपकी 64 किलोमीटर की लंबाई है, इसकी याद रखना। काजरी, ठीक है, काजरी संस्था है एक इंडिया में। ठीक है, उसके योगदान से 2007 के अंदर काजरी के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 2007 में इस क्षेत्र के निकटतम उच्च गुणवत्ता वाले भूगर्भिक जल भंडार का पता लगाया। इस लाठी सीरीज के पास में क्या है कि भाई एक रेगिस्तान के बीच में आप जल भंडार का पता लगा रहे हो, तो काफी बड़ी बात है। मतलब वो जल कहां से आ रहा है? इस लाठी सीरीज के अंदर जो अवसादी चट्टान है उनके अंदर। लोगों ने कहा कि यहाँ पर सरस्वती नदी हुआ करती थी, कि सरस्वती जो नदी है, घग्गर नदी, जिसको घग्गर नदी भी कहते हैं, उसके अवशेष है। वैज्ञानिकों द्वारा इस पट्टी को प्राचीन सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेष के रूप में प्रमाणित किया गया कि पुराने टाइम पर यहाँ पर जो घग्गर नदी, सरस्वती नदी थी, उसके कारण जो है यहाँ पर इसमें पानी है। अच्छा, प्रमुख आर्थिक एवं खनिज तथ्य की अगर अपन बात कर ले तो यहाँ पर कुछ खनिज संपत्ति, जैसे मुख्य खनिज यहाँ पर रोक फोस्फेट है। इस लाठी सीरीज में क्या है? रोक फोस्फेट। लाठी सीरीज में प्रचुर मात्रा में रोक फोस्फेट खनिज पाए जाते हैं ना। तो आपके प्रचुर मात्रा में लाठी सीरीज में क्या है? जल तो है ही, उसके अलावा घग्गर नदी या फिर सरस्वती, वैज्ञानिकों ने कहा है कि सरस्वती नदी के क्या है? अवशेष है। उसके अलावा अपन ये भी कह देंगे कि काजरी ने क्या है 2007 में इसके निकटतम जल के भंडार देखे, और यहाँ पर रोक फोस्फेट लाठी सीरीज में जो है रोक फोस्फेट का प्रचुर भंडार है। थार का गढ़ा, ये पहले पढ़ा था अपन ने, हिस्ट्री में भी अपन ने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर थार का गढ़ा, जो चांदन नलकूप, ठीक है, ये कहां पर है? सम जो आपकी जगह पड़ती है जैसलमेर के अंदर, तो सम तहसील जो है जैसलमेर जिले के अंदर, वहां पर चांदन गांव के निकट ये है। और इसकी विशेषता क्या है? ये कम गहराई में उच्च क्षमता मीठा व उच्च गुणवत्ता वाला जल प्राप्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कम गहराई नहीं है, कम गहराई में क्या है? जल मिल गया रेगिस्तान जैसे इलाके में। ये चांदन नलकूप याद रखना। अच्छा, फिर अपन बात करें यहाँ पर कि ये अपन देखें थार की जो जीवन रेखा है, किसको कहा जाता है? सेवण घास को। थार में जो आपका घास उगता है वो कौन सा? सेवण घास, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सेवण घास से आप एक चीज और याद रखना कि आपका जो राज्य पक्षी है गोडावण, राज्य पक्षी जो गोडावण है, वो उसकी प्रजनन स्थली भी क्या है? आपकी सेवण घास है। क्यों भैया? ये जो सेवण घास है, इसी के अंदर आपका गोडावण जो वो अंडे देता है। ठीक है, गोडावण जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड कहा जाता है जिसको अंग्रेजी में, इसी सेवण घास पर अपने अंडे देता है, जो इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो सेवण घास कहां उगता है? आपके रेगिस्तान में, थार के अंदर। और आपका जो गोडावण पक्षी है, जो राज्य पक्षी है अपना, वो उसकी प्रजनन स्थली भी है, क्योंकि वो अंडे इसी घास में छुपाता है। पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाठी सीरीज थार रेगिस्तान में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने पर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो लाठी सीरीज जो एक पारिस्थितिक संतुलन बनाने में काफी योगदान दे रहा है। क्यों? पानी है, कई सारे मिनरल्स हैं वहां पर। ठीक है, थार का जल महल है ना, बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू बाड़मेर। ठीक है, निर्माण की बात करें तो गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया। ये रेगिस्तान में जल संचयन का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है, ये बस ध्यान में रखना है अपन को। आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर आएंगे अपन। ये अपन ने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए अपन ने? आपका जो लाठी सीरीज से पहले अपन ने क्या पढ़ रहे थे? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब अपन पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर आपके आपके टिब्बे, टीले, ये सब हैं, उनकी बातें अपन को करनी है। कितना एरिया है जी? 58.50% एरिया में ये फैले हुए हैं। अच्छा भैया, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे भैया? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप अंग्रेजी में जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, दोहरे। ठीक है, उसके अलावा दरियन, दोहरे दरियन लगभग एक ही चीज है, ऐसे समझ लीजिए। आइए देखते हैं। 58.50% एरिया, इसमें बालू का स्तूप आपकी बात करें तो सामान्य अर्थी जो शब्द, सामान्य रूप से अपन जो शब्द यूज कर लेते हैं वो क्या यूज करते हैं? दोहरे दरियन अपन यूज कर लेते हैं। निर्माण की बात करें तो वायु निक्षेप से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। हवाएं चलती हैं और हवाएं चलने के साथ मिट्टी उड़ के आती है और उनसे क्या है? इनका निर्माण होता है। बिल्कुल ठीक बात है भैया। विशेषता क्या है? सभी प्रकार के टिल्ले, जितने भी प्रकार के टिल्ले हैं वो सारे के सारे इनको क्या कह देंगे? पर बालू का स्तूप कह देंगे। चाहे वो टिब्बा है, टिल्ला है, चाहे वो आपका दोहरा है, किसी भी प्रकार का है। अब अलग अलग टाइप के अपन स्तूप देखेंगे, सारों को क्या कह देंगे? अपन बालू का स्तूप कह देंगे।
ठीक है। जैसे सैमसंग का, एप्पल आई, सैमसंग, आईफोन, शाओमी, वन प्लस, तेरा ये गूगल, ठीक है, उसको जो भी फोन है सारे हैं तो मोबाइल ही भाई, सारे हैं तो स्मार्टफोन ही, ठीक है। सबका नाम अलग अलग है, आईफोन, कोई कह रहा है गैलेक्सी अल्ट्रा फल्ट्रा, अलग अलग नाम निकाल दिए, हैं तो सारे मोबाइल ही। वैसे ही जितने भी आपके पढ़ेंगे वो सारे हैं तो बालू का स्तूप ही, ठीक है। अच्छा, दोनों की बात करें तो मिट्टी के टीले हैं ये, ठीक है। गतिशील कम होती है, इनके अंदर मोबिलिटी कम होती है ना। उसके अलावा ये लहरदार धोरे होते हैं, आपको दिख रहे हैं, आपको देखो लहरदार धोरे देखें, लहरें बन रही हैं इनके अंदर। दरियन की बात करें अपन तो ये अधिक गतिशील होते हैं, ये कम गतिशील होते हैं, उड़ के कम भागते हैं, उड़ के कम जाते हैं, ये वाले ज्यादा गतिशील होते हैं, ये उड़ जाते हैं जल्दी, है ना। स्थानीय नाम की बात करें, धोरे को स्थानीय भाषा में दरियन ही कहते हैं, ठीक है। आइए अब अपन अलग अलग बालू का स्तूप जो है वो देख रहे हैं। पहले अपन देखेंगे पर रेखीय बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अलग अलग टाइप के हैं, आगे और भी देखेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे अनुदैर्ध्य या फिर रेखीय बालू का स्तूप की बात करेंगे। अब ये बनते कैसे हैं? मैंने कहा ये हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप है। हवा के पैरेलल, समानांतर का मतलब है पैरेलली बनेंगे, ठीक है, हवा के पैरेलली बनेंगे। हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो आपके बालू का स्तूप भी इसी डायरेक्शन में बनने वाले हैं, ठीक है। सर्वाधिक इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो भैया 10 से 60 मीटर ऊंची ये होते हैं, मतलब कम से कम 10 मीटर और अधिक से अधिक 60 मीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं अपन को? ये जैसलमेर में, बीकानेर में, अनूपगढ़, सूरतगढ़ में। भैया अनूपगढ़ तो जिला नहीं है, मैंने कहा गंगानगर में, भाई जिला तो नहीं है लेकिन सूरतगढ़ कौन सा जिला है? गंगानगर में है ना, तो जगह तो है ही वो, ठीक है, तो उस हिसाब से है ना। तो अनूपगढ़, सूरतगढ़ आदि। पवन की दिशा इस डायरेक्शन में है तो आपका ये भी इसी डायरेक्शन बनता है, इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। सीधे रेखीय क्रम में विस्तार होता है सवाना के समान। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें अपन, तो यहाँ पर बात करें तो वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। ये समानांतर बनते हैं और ये समकोण पे बनते हैं। समकोण का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि यहां पर मैंने क्या लगा दिया कि खंबा खड़ा कर दिया, यहां मैंने कोई खंबा खड़ा कर दिया, इधर से हवा आई, इधर से हवा आई, वो मिट्टी के उड़ा के लेके आई, तो यहां पर जो आपका बनेगा ना वो यहां ऐसा बन जाएगा। आपका बालू का स्तूप कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा, क्योंकि आगे अपन ने अवरोध लगा रखा है। देखो यहाँ पर मैंने अवरोध लगा रखा है, ये वाला अवरोध लगा रखा है यहाँ पर, और आप देख रहे हो यहाँ पर अवरोध है, तो यहाँ पर देखो ये मिट्टी देखो यहाँ पर इकट्ठा हो गई सारी की सारी, है ना। पवन की दिशा के, आपकी जो पवन है उसकी दिशा ये है, मतलब आपकी वायु की डायरेक्शन ये है, और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये मिट्टी जमा होती गई होती गई होती गई और आपका जो ऊंचाई है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो एक दूसरे क्या हो गया, ये समकोण नहीं हो गया क्या? इसी को तो अपन राइट एंगल कहते हैं, इसी को तो अपन राइट एंगल कहते हैं, समकोण, है ना। इनकी ऊंचाई जो सर्वाधिक होती है वो आपकी कम से कम 10 और अधिकतम आपकी 40 मीटर होती है। सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे अपन को? ये तो ये जोधपुर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जोधपुर में, बाड़मेर में, बालोतरा, बीकानेर आदि, तो यहां पर अपन को ये देखने के लिए मिलते हैं। समकोणीय अवरोध के कारण इनका निर्माण होता है। अब यहाँ पर अवरोध है इसलिए इनका निर्माण होता है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप आपको देखने के लिए मिलते हैं वो जैसलमेर में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बोले कि सर्वाधिक, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है आपको कि सर्वाधिक आपको बालू का स्तूप पूछे आपको कहां मिलेंगे, तो जैसलमेर में मिलेंगे। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप पूछ ले तो अब जोधपुर में। अलग अलग चीजें हैं कि भैया आपको कई सारे बालू का स्तूप जैसलमेर में, लेकिन बालू का स्तूप के सारे प्रकार है, जैसे आपका समानांतर वाला, समकोण वाला, मैं कह दूं आपका बरखान वाला, ठीक है, उसके अलावा आपका बालू का ये वाला, ठीक है, तो ये आपके सारे टाइप के जो मिल जाएंगे आपको जोधपुर में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? जोधपुर में, है ना। पैराबोलिक, बरखान, ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? जोधपुर में। तो सभी प्रकार के आपको जोधपुर में मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतम आपको जैसलमेर में मिलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन अगला बरखान या फिर बरछान के बारे में बात करेंगे। ये आपको दिख रहा है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। आधे चांद जैसा नहीं दिखाई दे रहा क्या? बिल्कुल भैया दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो हवा की डायरेक्शन है ना वो इस डायरेक्शन में है और ये चांद के आकार का जो है आपका बनता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। सर्वाधिक गतिशील एवं नुकसानदायी यही है, सबसे ज्यादा गतिशील यही है, मतलब हवा के साथ में जल्दी से उड़ जाता है, और आपका नुकसानदायी भी यही है। नवीन श्रेणी में आया, मतलब ये आपका जो नया जो रेगिस्तान बनाने में अहम भूमिका होती है इसकी, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। चौड़ाई 100 से 200 मीटर है और सर्वाधिक आपका शेखावाटी में यह बालू पाया जाता है। इधर अगर अपन आए पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए महिलाओं के हेयर पिन जैसा है। तो आपकी महिलाएं जो जूड़े में हेयर पिन लगाती है ना, ठीक है, एक तो नॉर्मल ऐसे वो आती है, यहाँ पड़ी है, एक सेकंड में अगर देख लो पड़ी है तो
चलो यहाँ मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन वो हेयर पिन, जुड़े वाली हेयर पिन जो होती है ना, कुछ वैसा नहीं दिख रहा क्या ये आपको? हाँ बस वैसा सा ही होता है। तो ये महिलाओं के हेयर पिन जैसे के आकार की होती है, और मरुस्थली वनस्पति की सहायता सर्वाधिक बीकानेर में होती है। और ये कैसे बनती है, देखो यहाँ पर अलग अलग, देखो यहाँ पर लगे प्लांट्स लगे हुए हैं ना, तो ये वनस्पति लगी हुई है, इसकी सहायता से ये इसका निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर ये फैल नहीं सकता, तो बीच में ये फैल जाता है। सिफ की बात करें अपन अगला, सिफ। तो सिफ जो है आपका, ये विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालुका के बीच में कट जाता है, ठीक है। तो विपरीत दिशा से क्या है आपकी, क्या आ रही है, हवा आ रही है, शक्तिशाली हवा आ रही है, और उसके कारण जो है इसमें कट लग जाते हैं, उसके कारण क्या लग जाते हैं, इसमें कट लग जाते हैं। तो सिर्फ सब्र कापी स्तूप की बात करें अपन, तो छोटी झाड़ियों व मंद पवन की गति से निर्मित बालू का स्तूप है। अब यहाँ पर ये झाड़ी है, ठीक है, और हल्की हल्की हवा चल रही है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हवा के कारण जो है आपकी मिट्टी जो है यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, तो ये क्या है आपका कापी स्तूप है, ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग स्तूप है। तारा बालू का स्तूप की बात करें, तो तारे के आकार का बालू का स्तूप है ना। तो सर्वाधिक आपके कहाँ मिलते हैं ये, तो मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करेंगे अपन पलाया झील के बारे में बात करेंगे। पलाया झील क्या है? अब ये रेगिस्तान में है, ये झील कहां पर है, रेगिस्तान में मेरे को ये झील मिलेगी। कैसे मिलेगी, अभी बात करते हैं इसकी। तो मैंने कहा रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल जमा हो जाता है। जैसे ये एक टीला है, ठीक है, टिब्बा या फिर टीला, ये दूसरा टीला या फिर टिब्बा है। इन दोनों के बीच में ये जो जगह बच गई ना, इन दोनों के बीच में ये जो जगह बच गई, इसमें क्या है, वर्षा का पानी क्या हो गया, जमा हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, वर्षा का पानी जमा हो गया, ठीक है, हो गया जमा। तो यही क्या है आपकी पलाया झील। फिर वो पानी सूखेगा भी, ठीक है, वो पानी सूखेगा। तो मैंने कहा रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का जल जमा होना, उससे बनी अस्थायी व नमकीन झीलें। अब ये जो झीलें होंगी वो क्या होंगी, स्थायी होंगी क्या, नहीं भैया, अस्थायी होंगी। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बाद में ये पानी सूख जाएगा, एक बार के लिए भरा था इनके बीच में। स्थानीय भाषा में इन्हें ढांड या फिर टाड़ कहा जाता है, ठीक है। इनका नाम जो है आपका पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से पड़ा है, पलाया झील, ठीक है। खड़ीन पलाया झील के सूखने के बाद शेष बची उपजाऊ मिट्टी है। जैसे ये पानी यहाँ पर सूख जाएगा ना, फिर नीचे जो आपकी पपड़ी सी जम जाती है मिट्टी पे ना, पपड़ी सी जम जाती है, वो आपको कहते हैं, उसको खड़ीन कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, खड़ीन कहेंगे। आप देखो यहाँ पर ये आपके अलग अलग टिब्बे हैं, टीले हैं, इनके बीच में आपको देखो ये पानी जमा हो गया, ये जो अस्थायी नमकीन झील जो बनी है, ठीक है, इसको कहते हैं पलाया झील। और इसके अंदर जो यहाँ पर ये सूखने के बाद में जो आपकी उपजाऊ मिट्टी बच जाएगी, जैसे यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बची हुई है, इसको कहते हैं अपन खड़ीन कहते हैं, और उसमें जो कृषि करेंगे उसको खड़ीन कृषि कह देंगे, है ना। ये दलदली क्षेत्र है यहाँ पे, है ना। प्रमुख रण क्षेत्र के बारे में बात करें अपन, जिसको अपन रण या फिर टाट कहेंगे, है ना। पलाया झील के सूखने पर बनने वाली दलदली भूमि, ये पलाया झील जब सूख जाएगी इसके बाद जो बनने वाली जो भूमि, उसको क्या कहेंगे अपन, रण या फिर टाट कहेंगे। जैसलमेर में भाकरी, बरमसर, कनौड़, लवा, पोखरण आदि में ये है, ठीक है। फलोदी के अंदर बाप, ठीक है, बाप जगह है ना। बालोतरा के अंदर थोब, उसके अलावा बात करें अपन, और पड़िहारा ये चूरू के अंदर है, ठीक है। और पड़िहारा चूरू के अंदर है, एक सेकंड में चेक कर लो यार। हाँ भाई सही है, पड़िहारा जगह है इसे ना, चूरू में है, ये रतनगढ़ तहसील के अंदर आती है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और आपकी महत्वपूर्ण कुछ टर्म्स हैं, शब्दावली है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका है बालसन, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में चट्टानों से घिरा भाग यहाँ सूखने के बाद कृषि की जाती है। तो देखो ये आपका, देखो यहाँ पर चट्टाने हैं, यहाँ पर पानी जमा हो गया, जब ये पानी सूख जाएगा उसके बाद में यहाँ पर अपन फसल करेंगे, इसको अपन बालसन कहते हैं। अच्छा, एक आती है तल्ली। तल्ली क्या होती है, ये आपको धोरे दिखाई दे रहे हैं, तो धोरों बालू का स्तूपों के नीचे की निम्न भूमि, ठीक है। यहाँ पर ये तो देखो दोहरे हो गए, और यहाँ पर ये तो ऊंचाई होगी, यहाँ पर आपकी देखो फ्लैट जमीन है ना, यहाँ पर पानी है, ठीक है, मीठे पानी का भराव होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, तल्ली कहते हैं। नाड़ी, मनुष्य के दैनिक आवश्यकताओं हेतु गांव से बाहर बना एक छोटा तालाब है। मनुष्य की मतलब दैनिक जो जरूरतें हैं, है ना, डेली लाइफ की, उसके लिए जो पानी अपन को चाहिए, उसके लिए गांव से बाहर अपन एक तालाब सा बना देंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, नाड़ी।
फिर बात करें अपन सेलिनास, ये आपका क्या है, मुलायम लवणीय जो जल है उसकी बात करेंगे अपन। तो मुलायम लवण की प्रयुक्त पलाया झील है, इसमें क्या है आपका नमकीन है ये पानी, मतलब बहुत लवण है इसके अंदर। मरहो, इसके बारे में बात करें, तल्ली या फिर पोखर की उपजाऊ मिट्टी, ये तल्ली है, इसके अंदर जो उपजाऊ मिट्टी है ना उसको क्या कहेंगे अपन, मरहो कहेंगे। ये उपजाऊ मिट्टी जिसके अंदर क्या लगेगा आपका, फसल वसल हो सकती है। नाड़ी का टोबा, इस नाड़ी का सबसे जो गहरा भाग है, ये जो नाड़ी का सबसे गहरा जो भाग है उसको क्या कहेंगे अपन, नाड़ी का टोबा कहेंगे। तो ये नाड़ी है, इसके अंदर ये जो तालाब बनाया गया, इसका जो सबसे गहरा भाग होगा उसको अपन नाड़ी का टोबा कहते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक जो है भौतिक प्रदेश वाला, इसके अंदर अपन ने मरुस्थल वाला भाग कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, अगले पार्ट के अंदर अपन अरावली पढ़ेंगे, ठीक है, और जो दर्रे वगैरह है वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो कल होगा और उसके अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। होपफुली आप वीडियो को देखना, और पसंद आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मस्त रहना। हाँ बिल्कुल मैं जिंदा हूँ, ठीक है, बाय।